गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल केटीसी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी ग्रामर में अव्यय टॉपिक प्रारंभ किए थे, तो उसमें से अव्यय क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। जैसे कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी बदलता नहीं है। इसके डेफिनेशन के बारे में कई चीज़ों को हम लोगों ने जाना समझा था। अव्यय के भेद यदि देखा था तो हम लोगों ने मुख्य रूप से अव्यय 4 होते हैं, उन सब चीज़ों को देखा। पहला था अव्यय के 4 भेद था: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और एक लास्ट था विस्मय बोधक अव्यय। तो प्रीवियस क्लास में अव्यय के मतलब वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि अव्यय एक अविकारी शब्द है, जो कि शब्द का एक भेद होता है। प्रीवियस क्लास में शायद क्रिया का भेद बता रहे थे। शब्द के भेद जो होते हैं, एक होता है अविकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द। तो उनमें से जो शब्द का अविकारी शब्द है, उन्हें वो अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है अव्यय शब्द। तो हम लोगों ने पहला देखा था क्रिया विशेषण अव्यय, उसके जो फिर 4-5 प्रकार थे उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज दूसरा जो है संबंध बोधक अव्यय। तो उन सभी सब अव्यय शब्दों को दूसरा टाइप में जो रखा गया, दूसरा भेद जो है संबंध बोधक अव्यय। इनके बारे में समझते हैं। संबंध का मतलब होता है कि रिलेशन, रिलेट करना। तो संबंध बोधक अव्यय में कहा गया है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, नाउन और सर्वनाम जो कि प्रोनाउन होता है, उन शब्दों के साथ ऐड होकर के, जुड़ करके उनका संबंध, उनका रिलेशन जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ ऐड होकर के, जुड़ करके उनका संबंध जो उनका रिलेशन सेंटेंस के अन्य जो शब्द है उसके साथ बताता है, तो उन सभी शब्द को संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे है एग्जाम्पल के तौर पर, वह दिन भर काम करता है, एक सेंटेंस है। तो यहाँ वह दिन भर काम को जोड़ता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो वह क्या है? सर्वनाम है। दिन भर काम करता है, तो सेंटेंस के अन्य सभी शब्दों के साथ जो जुड़ने का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है भर, दिन भर। तो ये भर जो है ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि सेंटेंस के अन्य सभी साथ जुड़ करके उनका वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ बताते हैं। संबंध जो है, ये संबंध इन्हीं के कारण होगी। इन शब्द को आप हटा देंगे तो रिलेशन पूरे सेंटेंस के शब्दों के साथ नहीं रह जाता है। तो भारी क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, तो पूरे सेंटेंस के शब्द को जो संबंध जाहिर कर रहा है, मैं विद्यालय तक गया था, तो तक जो है, ये तक, ये एक संबंध बोधक अव्यय है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो पूरे सेंटेंस में जो पूरे सेंटेंस के शब्दों को रिलेट कर रहा है वो है बिना। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसी तरीके से और कुछ छोटे छोटे अव्यय, संबंध बोधक अव्यय शब्द जैसे और, पास, सिवा, खातिर, बाहर, बिना के साथ, इसको टुगेदर कहते हैं, दूर, नीचे। ये सब संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे देगा कि राम उसके बिना नहीं जी सकता है, तो इसमें सब संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? यह दे देगा कि इसमें अव्यय शब्द कौन है डायरेक्ट।
तो सिवाय ये सारी सब्जेक्ट हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय। तीसरा अव्यय का जो भेद है उसको हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, इसको हम लोग योजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समुच्चय का मतलब ऐड करना, दो शब्दों या वाक्यांशों, वाक्यांश वाक्य के अंश जो होते हैं, या फिर सेंटेंस को जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? फिर से देखते हैं, दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों, यानी वाक्य को या वाक्य के जो अंश, अंश मतलब उसका टुकड़ा या शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है, उन शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। जैसे राम और श्याम भाई है, तो यहाँ शब्द और शब्द जुड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है और, ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। सच बोलना और किसी की परवाह न करना उसकी खासियत है। इसमें कई सेंटेंस को जोड़ा गया है, वाक्यों के अंश को जोड़ना। सबसे पहले एक वाक्य हो गया सच बोलना, परवाह न करना, तो इस तरह के कई वाक्यों को जोड़ रहे हैं कौन? तो जोड़ने वाले जो शब्द है अव्यय शब्द वो है और, तो अव्यय क्या, ये और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। उसी तरीके से और हो जाएगा जो कि अव्यय शब्द इसके अंतर्गत रहेगा, तथा, एवं, या, नहीं, तो, क्योंकि, यद्यपि, जो कि, किंतु, इसीलिए, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्दांश जो हो जाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत माना जाएगा। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, किसी चीज को जो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य। जिन अव्यय शब्दों से हम हर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, विषाद, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, विषाद, विस्मय, घृणा, ठीक है, आश्चर्य, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट किया जाता है। ये जो मन का जो विचार होता है, तो हम लोग विषाद, विस्मय, घृणा, क्रोध, भय, डर इत्यादि चीज़ों को, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अव्यय। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट किया जाता है, उन सभी शब्दांश को विस्मय बोधक अव्यय माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विस्मय के लिए जो शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं, जो अहो, हो, है, ये शब्द हो गया विस्मय। ये चिन्ह, इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्रोध के लिए अब, चुप, धत, इस तरह के जो शब्द हैं ये विस्मय वाला, विस्मय बोधक अव्यय माना जाएगा। जैसे शोक में है, उफ, आह, जैसे भय में बाप रे, नहीं, हर्ष में आह, वाह वाह, इस तरह के जो शब्द अव्यय शब्द होगा, ये सभी हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत माना जाएगा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर रूप से हम लोग समझेंगे, तो ये अव्यय क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इन अव्यय के चारों भेद पढ़ा, अव्यय किसे कहते हैं वो पढ़ा, और समुच्चय बोधक अव्यय के दो रूप और होते हैं, वो जैसे उसको हम लोग बोर्ड के ख्याल से नहीं रखे हैं, उसको पूछा भी नहीं जाता है, मेन चीज़ें ये पूछा जाती है। इनके भी दो रूप होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो प्रकार होते हैं, लेकिन वो एग्जाम के ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अव्यय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हाँ, तो अब हम लोग अव्यय
जो टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने उस पर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रश्न को पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे और कुछ समय दिया जाएगा, उसके अनुसार आप अपना जवाब दीजिएगा कि टोटल 11 प्रश्न है, 11 में कितना आपका सही होता है। उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 11 में कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं। यानी जिस शब्दों का रूप कभी बदलता ही नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। आप इस ऑप्शन को पढ़ें और उसके नीचे आंसर लिखें। तो उम्मीद है आप आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। पहला का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वाह वाह अव्यय है। वाह वाह कौन सा अव्यय है। आश्चर्यबोधक, शोक बोधक, स्वीकार बोधक, हर्ष बोधक। तो इसमें हो जाएगा वाह वाह कौन सा अव्यय है, तो ये हो जाएगा हर्ष, वाह खुशी प्रसन्नता जो मनाया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हर्षबोधक है। वाह वाह थ्योरी में हम लोग पढ़े। तीसरा क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके इसी टाइप से नॉर्मल सब क्वेश्चन रहता है। 2 मार्क्स का, तो लगभग 2 मार्क्स का रहता है, मैट्रिक में भी और 12th के डिग्रामर से संबंधित में। अव्यय के कितने भेद होते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा, अव्यय 4 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अव्यय शब्द किसी की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता जो प्रकट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें बोधक अव्यय। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, क्रिया की विशेषता। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं और आप लोग समझिए, इसका आंसर भी दीजिए। जिस अव्यय से, अव्यय है ये, समय का बोध हो उसे कहते हैं। जिस अव्यय से समय का बोध कराता हो, टाइम, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो समय जो ज्ञान कराता है जिस अव्यय शब्दों से, वो हो जाएगा कालवाचक अव्यय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6, जो पूछता है आपसे कि जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाता है उसे कहते हैं। तुरंत पढ़े थे हम लोग कि संबंध को बतलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। संबंध जो बताता है उसको हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 7 कुछ कौन सा अव्यय है, पढ़े आप लोग थ्योरी में, बताइए कुछ कौन सा अव्यय है। आपके पास ऑप्शन है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कालवाचक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काल में तो समय चाहिए। स्थानवाचक में भी नहीं चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानवाचक में तो क्या होता है कि वहाँ कैसे, वहाँ तो कैसे की जवाब मिलता है। रीतिवाचक में फिर परिणामवाचक इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि कालवाचक में समय इंडिकेट करता है, स्थानवाचक में क्रिया के कैसे होने का बोध कराता है, और रीतिवाचक में इसमें कहाँ होता है, इसमें कैसे, और परिणामवाचक में कितना। तो कुछ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ पढ़ चुके आप लोग थियरी में। इसमें क्रिया के होने का समय बतलाता है,
स्थानवाचक में और कहाँ का बतलाता है, रीतिवाचक में कैसे और परिणामवाचक में कितना, इस सब का उत्तर यदि मिल जाता है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो कुछ जो है वो क्या हो जाएगा, परिणाम, ये कुछ व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, कभी कौन सा अव्यय है, कभी। ऑप्शन 1 कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। कभी तो कौन हो सकता है, कालवाचक होगा कि स्थानवाचक होगा, सी नंबर रीतिवाचक होगा कि परिणामवाचक हो जाएगा। तो कभी कौन होना चाहिए, परिणामवाचक तो नहीं होगा, स्थानवाचक नहीं होगा, तो ये कभी ये कालवाचक ही होना चाहिए। ए 8 का ए कालवाचक, कालवाचक इसका आंसर होना चाहिए। जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो उसे वो क्या कहलाता है, जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जगह स्थान का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थानवाचक अव्यय पढ़े हम लोग। फिर है, जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो, तो वेरी सिंपल है, जिससे प्रश्न का बोध हो तो उसको प्रश्नवाचक अव्यय, प्रश्नबोधक अव्यय आप लोग जानते हैं बोले मत। 11 है अंतिम है, बाहर कौन सा अव्यय है। इस टाइप से प्रश्न रहेंगे, बाहर कौन सा अव्यय है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो बाहर कौन सा हो जाएगा, बाहर कालवाचक नहीं होगा, स्थानवाचक, स्थानवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक अव्यय। ठीक है, स्थानवाचक अव्यय हो जाएगा आपका बाहर शब्द। तो यहाँ पर अव्यय शब्द आपका खत्म हो जाता है, अव्यय टॉपिक हिंदी ग्रामर का। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और जो टॉपिक पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आज ये टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्टडी करेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू।